बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत का कड़ा ऐतराज, जनमत संग्रह की मांग खारिज। सुमित्रा महाजन ने कहा, सम्मेलन के मुद्दे से भटका पाकिस्तान। मांगों पर पुनर्विचार के लिए तैयार पूर्व सैनिक, सरकार ने भी दिए सहमति के संकेत। हर 3 साल में हो सकती है पेंशन की समीक्षा। सुरक्षा बलों को 24 घंटे में दूसरी बड़ी सफलता। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 4 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। असम में बाढ़ की ताजा चेतावनी, डिब्रूगढ़ और धेमाजी में सेना तैनात। 2000 गांव डूबे, माजुली द्वीप के अस्तित्व पर खतरा। और आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़कर 7 सितंबर। पटेल आंदोलन के कारण गुजरात के लिए बढ़ाई गई समय सीमा, देश भर में लागू। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें फौज का एक जवान भी शहीद हो गया। सेना को हंदवाड़ा के विलगांव में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। इसके बाद बीती रात 10 बजे अभियान शुरू किया गया था। सेना का अभियान खत्म हो गया है। 23 अगस्त को भी हंदवाड़ा में 3 आतंकी मारे गए थे। बीते 24 घंटों में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को ये दूसरी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल ही बारामूला जिले के रफियाबाद में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। ये मुठभेड़ करीब 9 घंटे तक चली। यहां भी सेना को अपना एक जवान खोना पड़ा। इस आतंकी पर जम्मू कश्मीर में मोबाइल टावरों पर हमले का आरोप था। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने साफ कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र के चौथे विश्व स्पीकर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस मंच पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि की ओर से कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी पूरी तरह से बेमानी है। पाकिस्तान सम्मेलन की थीम पर बात नहीं कर रहा है, बल्कि द्विपक्षीय मुद्दे उठा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को चुना है। पाकिस्तान जमीनी स्तर की सच्चाइयों को नजरअंदाज कर रहा है और जम्मू कश्मीर संयुक्त राष्ट्र के लिए मुद्दा है ही नहीं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के कार्यवाहक स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने जनमत संग्रह कराए जाने के बारे में टिप्पणी की थी, जबकि इधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए उल्टे भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान की सरहदों पर मासूम शहरियों का खून बहाने की कार्रवाइयां सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा बन सकती हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये बयान तब है जब सिर्फ अगस्त में पाकिस्तानी सेना ने 55 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और इस साल अब तक 245 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन का मामला अब जल्द सुलझ सकता है। पूर्व सैनिकों ने अपनी मांग में बदलाव के संकेत दिए हैं। उधर सरकार भी जल्द से जल्द मामले का निपटारा करने में जुट गई है। जो हमारी बातचीत हुई है ये भाई संकेत देती है कि सरकार इसको अभी निपटाने के लिए सोच रही है। हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सही हल इसका निकले ताकि विदाउट डाइल्यूशन of the definition which has been sanctioned, one rank one pension implement हो जाए। वन रैंक वन पेंशन आंदोलन के नेता के इस बयान के बाद अब सुलह के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि सरकार भी अब सैनिकों की इस मांग पर विचार कर इसे लागू कर सकती है। हालांकि सरकार हर 3 साल पर पेंशन की समीक्षा चाहती है। 5 साल में एक बार रिवीजन और बाकी सभी चीजें जो बता चुके हैं कि 1/4/2014 बेस ईयर 13-14 ये उन्होंने बोला है। सुलह के इस संकेत के कुछ राजनीतिक मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार चुनाव से पहले सुलह कर अपना तर्कश मजबूत करना चाहती है। रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिन की बैठक कल शुरू हुई थी। पहले दिन शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हो रही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन, गुजरात में पटेल आंदोलन, जनगणना के आंकड़े, संगठन विस्तार, शिक्षा नीति और दूसरे विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आरएसएस के मुताबिक ऐसी बैठकें हर साल सितंबर और जनवरी में होती हैं। Related to national security, Suraksha, there are issues related to economic development of the country, there are issues related to agriculture, industry, there are issues related to social issues, but it is about how we should move ahead into the future. It's not about any review of the government or any policies or programs. सरकारी तेल कंपनियां ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के अविकसित तेल कुओं की नीलामी होगी। कैबिनेट ने कल यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया। एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। अब कंपनियां हर तरह के हाइड्रोकार्बन निकाल सकेंगी। राजस्व बंटवारे का फॉर्मूला भी बदला गया है। सरकारी कंपनी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की 69 ऑयल फील्ड्स की नीलामी होगी। तेल क्षेत्र में पहली बार राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पेश किया जा रहा है। इसके तहत ऑयल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी फर्मों को दिया जाएगा। नीलामी में हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करने के सिलसिले में ऑपरेटरों के लिए एकीकृत लाइसेंसिंग शुरू की जाएगी। कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन, ऑयल, गैस, शेल ऑयल, सीबीएम, कोई एक फील्ड में सारा चीज या 2, 3, 4 चीज उसमें मिलती है। सारा उत्पादक प्रोड्यूस को वो उत्पादन कर सकता है। सरकार ने भारतीय तेल कुओं से निकलने वाले कच्चे तेल और गैस की कीमत तय करने के फॉर्मूले को पूरी तरह से बदल दिया है। 69 तेल और गैस फील्ड की बिक्री खुली निविदा के जरिए होने से सरकार को 70,000 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। राजस्व का बंटवारा केंद्र नए फॉर्मूले के तहत करेगा। हमारी जो देश में फॉर्मूला है गैस प्राइसिंग मैकेनिज्म की, उससे जो प्राइस निकल के आएगी दैट विल बी द बेंचमार्क ऑफ द रेवेन्यू शेयरिंग, मिनिमम बेंचमार्क। अगर उससे ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने बेच पाया, उस बढ़ती हुई दाम पे उसको शेयर करना पड़ेगा। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड इन 69 तेल फील्ड को कई साल से अपने पास रखने के बावजूद उनका विकास नहीं कर पाए हैं। इन कंपनियों का कहना है कि सब्सिडी साझा करने की व्यवस्था की वजह से इन फील्ड्स को विकसित करना आर्थिक नजरिए से व्यावहारिक नहीं है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दलहन आयात के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकारी कंपनियों को 113 करोड़ 40 लाख रुपए देगा। कैबिनेट ने खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी। इन सरकारी कंपनियों एमएमटीसी, पीसी, एसटीसी और प्रमुख सहकारिता संस्था नेफेड शामिल हैं। इन कंपनियों को 2006 से 2011 के बीच दाल आयात पर नुकसान उठाना पड़ा था। सरकार के प्रस्ताव से इन कंपनियों की आर्थिक दशा बेहतर करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 2006 से 2011 के दौरान मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए 2 योजनाओं को लागू किया था। केंद्र ने इन 4 एजेंसियों से दलहन आयात करके खुले बाजार में बिक्री करने को कहा था। इसके अलावा केंद्र सरकार के मुताबिक 5-5 हजार टन अरहर और उड़द दाल के आयात की खेप 5 सितंबर तक भारत पहुंच जाएगी। व्यापम मामले में सीबीआई ने 6 और एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर 2013 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामले में 2 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। 2012 की परीक्षा में अनियमितता के मामले में 9 लोगों के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 23 और लोगों के खिलाफ 2009, 2012 और 2013 की परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। व्यापम मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब तक 110 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इस बीच सीबीआई ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के कारण पर से पर्दा उठाने के लिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट को जांच के लिए भेज दिया है। सीबीआई पता लगाना चाहती है कि कहीं अक्षय को पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी जो उनकी मौत का कारण बन सकती हो। अक्षय घोटाले से जुड़ी स्टोरी कवर कर रहे थे। सरकार और उपराज्यपाल के बीच सीएनजी घोटाले पर खींचातानी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सतर्कता विभाग को चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल नजीब जंग और एंटी करप्शन ब्यूरो पर निशाना साधा है।
मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी के जरिए आश्चर्य जताया है कि सीएनजी घोटाले की जांच पूरी किए बिना उपराज्यपाल ने चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति कैसे दे दी। सिसोदिया ने बताया कि एसीबी के एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव को सीएनजी घोटाले की रिपोर्ट 7 सितंबर तक देने को कहा गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही बिहार में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सियासी बयानों के साथ ही दीवारों पर भी जेडीयू आरजेडी गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई साफ दिखाई दे रही है। होर्डिंग्स और पोस्टर पर दोनों शह और मात का खेल खेलने में लगे हैं। प्रचार के इन तरीकों के जरिए सियासी दल जनता में अपनी धाक बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। 87% पुराना रीपैकेजिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं पैकेज दे रहे हैं। जिन मुद्दों पर मुझे गालियां दे रहे थे, खुद को भी 2,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के आना पड़ा। बिहार में प्रचार के दौरान नीतीश और नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर सियासी तीर चलाने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। दोनों ही नेताओं के नेतृत्व के गठबंधन के बीच इसी तकरार की बानगी होर्डिंग्स और बैनरों में भी दिखाई दे रही है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के पोस्टरों में नीतीश कुमार को फिर एक मौका देने की अपील की गई है। बीजेपी के बैनरों में सुशासन और विकास के जेडीयू के दावों पर तंज कसा गया है। लालू यादव से हाथ मिलाने पर भी नीतीश को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन पोस्टर और बैनर की इस लड़ाई पर मतदाता क्या सोचते हैं, ये आप उन्हीं से सुन लीजिए। जितने भी सरकार के पैसा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है पोस्टल में, प्रचार में, हेन में, तेन में, विभिन्न प्रकार में, अगर ये जनता में अगर इसको इन्वेस्ट किया जाता तो जनता की भलाई होती। जनता पर खर्च करना चाहिए जो एडवर्टाइज पर खर्च हो रही है। जनता पर खर्च नहीं करके एडवर्टाइज पर खर्च किया जा रहा है। नेता लोग के तो यही माने है कि किसी तरह अपना तरफ से झुकाव करें, लीगल अपना ही कर रहे हैं। सिंचाई पटवन करना चाहिए था, नहर निकालना चाहिए था। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदान की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पोस्टरों के जरिए आरोप और प्रत्यारोप ने चुनावी बिगुल तो बजा ही दिया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पटना। तो बिहार में साफ तौर पे अब होर्डिंग्स और बैनर के जरिए अपनी अपनी धाक जमाने की कोशिश में अलग अलग राजनीतिक दल। आगे की खबरों का रुख करते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ मिलकर संयुक्त सैनिक अभ्यास की योजना बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत पहली बार हवाई सैन्य अभ्यास पर भी सहमत हुए हैं। दोनों देश रक्षा शोध पर साझा कार्य समूह भी बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री केविन एंड्रयूज ने कल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से लंबी बात की। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री केविन एंड्रयूज को बुधवार को रक्षा मंत्रालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो ये साफ लग रहा था कि दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए मन बना रहे हैं। दोनों देश हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र के मद्देनजर रक्षा संबंधों को नए दौर में ले जाने पर सहमत दिखे। Australia recognises India's critical role in supporting the security, stability and security in the Indian Ocean region and the stability of a wider rules-based global order. दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर में चीन के अधिकार जमाने की कार्रवाई से चिंतित है। समुद्र का ये वो इलाका है जिससे दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए समग्र आर्थिक सहयोग संधि भी प्रस्तावित है, लेकिन ये तभी सफल हो सकती है जब दक्षिण चीन सागर सहित प्रशांत और हिंद महासागर दबदबे और हस्तक्षेप की राजनीति से दूर रहें। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे दिखाएंगे नई सजावट के साथ पहली यात्रा पर रवाना हुई लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स। मैं काशी, गंगा के किनारे ये है मेरे अनमोल घाट। यहाँ के घाट श्रद्धा का प्रतीक हैं और इन साथ साथ बहती है गंगा मैया। लेकिन आज ये घाट कई सवालों से घिरे हैं। यहाँ गंगा किनारे कई लोगों का जीविका चलता है। गंगा को आज विश्व की प्रदूषित नदियों में गिना जा रहा है। अगर किसी को गंगा शब्द से प्रेम है तो उसको अविरलता बचानी पड़ेगी गंगा की, क्योंकि भारत की संस्कृति गंगा की संस्कृति। देखिए अस्मिता में बनारस के घाट, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
Get live Rajya Sabha session, news, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नलबाड़ी, मोरीगांव और शोणितपुर जिलों में बाढ़ की ताज़ा चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि इन जिलों के 7 सर्कलों में अगले 24 से 48 घंटों में बाढ़ आ सकती है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य के करीब 2000 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हुए हैं। बाढ़ से 4 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है। राहत और बचाव के लिए सेना की मदद ली जा रही है। बड़ी तादाद में लोगों को राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। करीब 1,70,000 हेक्टेयर पर खड़ी फसल भी तबाह हो गई है। ये तस्वीर माजुली द्वीप की है। पानी से घिरा ये इलाका पीने के पानी के लिए भारी मशक्कत कर रहा है। इस बाढ़ से कटान तेजी से बढ़ा है और जमीन लगातार कम होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। धेमाजी, लखीमपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सोनितपुर, जोरहाट, शिवसागर, ये सारे इलाका में काफी बाढ़ हुआ है। कम से कम 10 लाख लोग यहाँ डायरेक्टली अफेक्टेड हुए हैं। तो उनकी सहयोग के लिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार प्रमुख भूमिका ले, क्योंकि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के जरिए मदद करता है। सबसे ज्यादा हालात धेमाजी और डिब्रूगढ़ में बिगड़े हैं। सेना और एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 900 लोगों को कल सुरक्षित निकाला। इंसान तो इंसान, जानवर भी इस बाढ़ से हलकान हैं। राज्य के करीब 1,75,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। कमोबेश यही हालात असम से सटे अरुणाचल प्रदेश में भी हैं। पिछले 24 घंटे में 600 लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया गया है। यहाँ के नामसाई और लोहित जिलों में बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बाढ़ के बाद अब सूखे की खबर। कर्नाटक और महाराष्ट्र का एक बड़ा इलाका इन दिनों सूखे की चपेट में है। मराठवाड़ा के बीड़ जिले के किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया तो वो सामूहिक आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण सहित राज्य के 10 जिले सूखे का सामना कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक पिछले 40 साल में सबसे खराब स्थिति का सामना कर रहा है। राज्य के 135 तालुके सूखे की चपेट में है और इस साल अब तक 400 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। केंद्र ने कई इलाकों में भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए 410 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जुग्गौर के प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 64 बच्चे बीमार हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। 1 महीने के भीतर ये इस तरह की दूसरी घटना है। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद आनन फानन में बच्चों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की तबीयत खराब होने के बाद परिवार वालों और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। राज्य में इससे पहले इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में 29 जुलाई को मिड डे मील में फ्लेवर्ड दूध पीने से राजधानी में 50 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए थे। मणिपुर के चूड़ाचंदपुर जिले में तनाव बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कल शिक्षा कार्यालय में आग लगा दी। कर्फ्यू के बावजूद आंदोलनकारी कई जगहों पर जमा हुए और प्रदर्शन किया। चूड़ाचंदपुर में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर सरकार ने विधानसभा से पारित भूमि राजस्व बिल का बचाव किया है। सरकार ने कहा कि इससे आदिवासियों के भूमि अधिकार कम नहीं होंगे। सरकार ने साफ किया कि यह कानून पहाड़ी इलाकों में लागू नहीं होगा। साथ ही सरकार ने आदिवासी संगठनों से बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपी जांच में सहयोग करता है तो गिरफ्तार करने से बचा जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी से आरोपी के साथ परिवार को भी अपमानित होना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि अक्सर लोग दोष साबित होने से पहले गिरफ्तारी और बाद की गिरफ्तारी में फर्क नहीं कर पाते। शीर्ष अदालत के मुताबिक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के वक्त आरोपों की गंभीरता और आरोपी की भूमिका की पूरी जांच होनी चाहिए। गिरफ्तारी की वजहों को केस डायरी में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। कोर्ट ने 17 साल के एक आरोपी को यौन हिंसा के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। कर्नाटक सीआईडी ने मशहूर कन्नड़ विद्वान एमएम कुलबर्गी की हत्या की जांच शुरू कर दी है, जबकि पुलिस ने उनकी हत्या के 2 आरोपियों के स्केच जारी किए हैं। हुबली धारवाड़ के पुलिस आयुक्त पांडुरंग राणे ने बताया कि गवाहों से पूछताछ में मिले विवरण के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों को स्केच बनाए हैं। सीआईडी ने मंगलवार को इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र पुलिस और कर्नाटक सीआईडी दल दोनों इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुलबर्गी, दाभोलकर और पानसरे के मारे जाने के बीच कोई संबंध है। कर्नाटक सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था, लेकिन जब तक केंद्रीय एजेंसी इस मामले को अपने हाथ में नहीं लेती, सीआईडी घटना की जांच करेगी। वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 1 हफ्ते बढ़ा दी है। अब 7 सितंबर तक रिटर्न भरा जा सकता है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। वित्त मंत्रालय ने गुजरात के निवासियों के लिए आयकर रिटर्न की मियाद पहले ही बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी थी। अगस्त के आखिरी दिनों में पटेल आरक्षण आंदोलन की वजह से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ा था, जिसके बाद आयकर विभाग को ये कदम उठाना पड़ा। इंटरनेट सेवा पर असर की वजह से लोगों का रिटर्न भरने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। विधि आयोग के सदस्य प्रोफेसर मूलचंद शर्मा ने कल अपनी किताब ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को भेंट किया। उपराष्ट्रपति ने लेखक को मुबारकबाद दी। किताब में सरकार की तरफ से चलाई जा रही मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया है और इन्हें देश के विकास में मददगार बताया गया है। दुरंतो ट्रेनों में आज से आरक्षण बंद हो गया है। अगले साल 1 जनवरी से इस ट्रेन में यात्रा के लिए सीटें बुक नहीं कराई जा सकेंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों के अलग अलग स्टेशनों पर ठहराव पर निर्णय लेने के लिए यह फैसला किया है। ये फैसला होने के बाद बुकिंग फिर शुरू होगी। देश में 73 दुरंतो ट्रेनें चलती हैं। दरअसल दुरंतो ट्रेनें अभी आरंभ और गंतव्य स्टेशनों पर ही रुकती हैं। नई साज सज्जा के बाद लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स कल सफदरजंग रेलवे स्टेशन से पहली यात्रा पर रवाना हुई। ये ट्रेन विदेशी पर्यटकों के बीच खासी लोकप्रिय है। ताजमहल के साथ साथ राजस्थान के कई शहरों की यात्रा ये ट्रेन कराती है। अब इसमें वाईफाई की सेवा भी है। ये ट्रेन 1982 में शुरू की गई थी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चीन अपने सैनिकों की संख्या में 3 लाख की कमी करेगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की 70वीं सालगिरह पर बीजिंग में हुए समारोह में इसका ऐलान किया। इस मौके पर बीजिंग के थियानमेन चौक पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई हस्तियां शामिल हुई। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसमें 22 लाख से ज्यादा फौजी हैं। 1980 तक चीन की फौज में 45 लाख जवान थे, लेकिन 1985 तक इनकी संख्या घटाकर करीब गई। चीन की सेना का सालाना बजट $145 अरब है। यमन की राजधानी में शियाओं की एक मस्जिद में हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है और 75 जख्मी हुए हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ट्विटर पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएस ने ट्विटर पर कहा कि उत्तरी जर्राफ जिले की शिया मस्जिद के अंदर शाम की नमाज के बाद हमलावर ने खुद को विस्फोट करके उड़ा लिया। आईएस के मुताबिक ऐसा ही एक आत्मघाती हमला कुवैत और सऊदी अरब की शिया मस्जिद में किया गया है।
पिछले 23 साल में समुद्र का जल स्तर औसत 3 इंच बढ़ा है। नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है। इसकी वजह जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहा तापमान है। जलवायु परिवर्तन से पिघलती बर्फ महासागरों का जल स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ा रही है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक 1992 से अब तक समुद्र में औसत 3 इंच पानी बढ़ा है। कहीं कहीं ये बढ़ोतरी 9 इंच तक है। इससे तटीय शहरों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। So in terms of erosion and beach loss, sea level rise is really a large signal, and it's a creeping one that creeps up on us slowly but still can do a whole lot of damage. अध्ययन में जल स्तर बढ़ने की 3 वजहें बताई गई हैं। 1/3 इजाफा समुद्र में गर्म पानी के फैलाव से हो रहा है। दूसरी वजह ध्रुवीय बर्फ का पिघलना है। ग्लेशियर के पिघलने से भी समुद्र में पानी बढ़ रहा है। We still have options. We can still stave off some of the biggest impacts of climate change, but it's going to take a lot of work. 2 साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी ही चेतावनी दी थी। तब आशंका जताई गई थी कि सदी के आखिर तक समुद्र में पानी 1 से 3 फुट तक बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत का कड़ा ऐतराज, जनमत संग्रह की मांग खारिज। सुमित्रा महाजन ने कहा सम्मेलन के मुद्दे से भटका पाकिस्तान। मांगों पर पुनर्विचार के लिए तैयार पूर्व सैनिक, सरकार ने भी दिए सहमति के संकेत। हर 3 साल में हो सकती है पेंशन की समीक्षा। सुरक्षा बलों को 24 घंटे में दूसरी बड़ी सफलता, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 4 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। असम में बाढ़ की चेतावनी, डिब्रूगढ़ और धेमाजी में सेना तैनात, 2000 गांव डूबे, माजुली द्वीप के अस्तित्व पर खतरा। आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़कर 7 सितंबर। पटेल आंदोलन के कारण गुजरात के लिए बढ़ाई गई समय सीमा देश भर में लागू।